गुड मॉर्निंग। तो ध्यान देना कि पिछले लेक्चर में इंडिफिनिट इंटीग्रल खत्म हो गया था, इंडिफिनिट इंटीग्रल खत्म कर दिए थे। और अब क्या करेंगे कि कुछ बचे होंगे, ठीक है, तो बाद में बता देंगे अगर क्वेश्चन लगाना, अगर उस हिसाब से आते हैं, अगर क्वेश्चन नहीं आता समझ में, ठीक है, तो बता देंगे। और जहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, अब हम आते हैं डिफरेंट इंटीग्रल। ठीक, जब हम क्या करते हैं इंडिफरेंट इंटीग्रल से डिफरेंट इंटीग्रल में आ जाते हैं, मतलब कि जब इंडिफरेंट इंटीग्रल को डिफरेंट इंटीग्रल डिफरेंट बना देते हैं तो इसका क्या मिलने लगता है, एप्लीकेशन मिलने लगता है। तो डिफरेंट इंटीग्रल का एप्लीकेशन है क्या कि आखिर इसको पढ़ते क्या है। तो जैसे अगर हमको क्या करना है कि कोई भी सपोज करो हमारे पास कर्व है, ठीक है, तो इस कर्व को हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली इसको हम नाप नहीं सकते हैं। कि अगर हमसे कोई कहे कि इसकी पूरी ऐसे लेंथ बताओ, अगर कोई चीज इस तरह है तो हम डायरेक्टली इसको नाप नहीं, क्योंकि अगर सपोज करो कि इस पे अगर हम स्केल लगाएंगे तो स्केल ऐसे घुमा नहीं पाएंगे। तो अगर हमको हमारे पास अगर कोई कर्व है, ठीक है, कर्व का लेंथ निकालने के लिए, ठीक है, हम डेफिनेट इंटीग्रल का यूज करते हैं। एरिया निकालने के लिए यूज करते हैं। एरिया जैसे सपोज करो कि अगर हमारे पास अगर कोई डेफिनेट शेप है तो उसका तो एरिया हम आसानी से निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास ट्रायंगल हुआ और स्क्वायर हुआ और रेक्टेंगल हुआ, तो मतलब कि जो भी हमारे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हुआ, ठीक है, इन सबका एरिया हम क्या कर सकते हैं, निकाल लेते हैं। लेकिन अगर सपोज करो कि अगर हमारे पास कोई इस तरह कर्व दे दे, ठीक है, और एक यहाँ दे दे, इसका एरिया अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इन सब तो इसी सब का एप्लीकेशन करने के लिए, इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट इंटीग्रल पढ़ते हैं। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम इंडिफिनिट इंटीग्रल जब भी हम सॉल्व करते हैं तो इंडिफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए एक हम क्या करते हैं, कांस्टेंट हमेशा उसमें क्या करते हैं, ऐड कराते हैं। लेकिन हमारा क्या होता है डिफिनिट इंटीग्रल में ऐसा कुछ नहीं होता है कि हम वहाँ पे क्या करते हैं, कांस्टेंट को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो और डिफिनेशन देखते हैं डिफिनिट इंटीग्रल का। तो we define a to b fx dx means fb minus f, where fx is an इंटीग्रल ऑफ f। कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास क्या दिया गया है कि डिफिनिट, अगर हमारे पास इंटीग्रेशन दिया गया है, सपोज करो कि fx dx अगर हमारे पास अगर इंटीग्रेशन दिया गया है, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो सपोज करो कि इसका इंटीग्रेशन कैपिटल fx आता है। अगर यहाँ सपोज करो लिमिट लगी हुई है a to b, तो अगर इसमें हम क्या करते हैं, लिमिट को अगर लगा देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं कि जो अपर लिमिट होती है उसको रख देते हैं, फिर माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं, तो ये हमारी क्या होती है, तो वैल्यू हो जाती है। तो ये चीज यहाँ पे क्या है लिखा गया है कि इसका जो मतलब होता है, ठीक है, इसका मतलब यह होता है कि हम क्या करते हैं कि जो हमारा fx dx है, ठीक है, जैसे हम इंडिफिनिट इंटीग्रल सॉल्व करते हैं वो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो हमारी लिमिट होती है, लिमिट रख देते हैं, उस जो भी हमारा इंटीग्रल आया है तो ये हमको क्या मिल जाती है, उसकी वैल्यू मिल जाती है। fx a to b is obtained used to denote
एफ बी माइनस एफ, कि जो इसका मतलब ये होता है, अभी बताया है कि एफ बी माइनस एफ है, मतलब कि जो हमारी अपर लिमिट होती है उसको पुट करते हैं, फिर माइनस क्या करते हैं उसमें हम लोअर लिमिट करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आखिर डिफिनिट इंटीग्रल में हमारा इंटीग्रेशन कहाँ चला जाता है, इंटीग्रेशन की इंडिफिनिट इंटीग्रल में हमारा कांस्टेंट कहाँ से खत्म हो जाता है, क्यों कांस्टेंट क्यों नहीं लिखते हैं। तो इसका भी आंसर हम देख सकते हैं कि सपोज करो कि हम इसको क्या करते हैं कि इंटीग्रेट कराते हैं, और इंटीग्रेट कराने पे हमको क्या मिलता है, एफ एक्स प्लस सी मिलता है। तो देखो इट शुड बी नोटेड कि अगर सपोज करो कि इसका जो हमारा इंटीग्रेशन मिलता है, या मान लेते हैं कि हमारा क्या मिलता है, एफ एक्स प्लस सी मिलता है, ठीक। और यहाँ पे अगर हम लिमिट पुट करते हैं ए टू बी, अब इस लिमिट को क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो एफ सी जब पुट करेंगे तो एफ बी और फिर यहाँ पे प्लस सी, फिर क्या करते हैं यहाँ पे हम माइनस यूज करते हैं, फिर क्या करेंगे ए पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ ए प्लस सी, और यहाँ पर आ जाएगा एफ बी माइनस एफ। ध्यान देना प्लस सी और माइनस, यहाँ पे जब इसको जहाँ इसको जब क्या कहते हैं ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, तो प्लस सी और माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, एफ बी माइनस एफ ए आ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम इसे जानते हैं कि अगर हम कांस्टेंट लिखते भी हैं तो कांस्टेंट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम पहले से सोच लेते हैं कि हमको क्या करना है कि डिफरेंट इंटीग्रल में कांस्टेंट यूज हमको नहीं करना है, क्योंकि अगर लिखेंगे तो लिमिट अगर पुट करेंगे तो कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि पहले से क्या करते हैं, कांस्टेंट को हटा देते हैं। तो इसलिए याद रखना कि जब भी क्या करते हैं कि इंडिफरेंट इंटीग्रल जब भी सॉल्व करेंगे कांस्टेंट वहां लिखना है, डिफरेंट इंटीग्रल में हमको कांस्टेंट यूज नहीं करना है। तो इससे मैं कर सकते हैं कि जो हमारा क्या कहते हैं वैल्यू है, ठीक है, एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू हुई, ये हमारी क्या होती है कि कांस्टेंट पे क्या होता है, डिपेंड नहीं कर सकता, क्या कहते हैं नहीं करता है। तो सो वी कैन से दैट, so we can say that integration f dx does not depend on the arbitrary constant, ठीक। तो मतलब क्या हुआ कि अब हम डेफिनेशन पे पहुंच सकते हैं कि जो हमारा डेफिनेशन पे पहुंच सकते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड द definite integral of f between the limit from a to b, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी लिमिट ए होती है इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट बोलते हैं, और जो हमारी बी होती है इसको हम क्या करते हैं, अपर लिमिट बोलते हैं। तो हियर ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ द इंटीग्रेशन, and B is called, and D is called the upper limit of the integration,
ठीक। इसको अभी रीड क्या करते हैं, ठीक है, तो इसको रीड कर सकते हैं हम, रीड एज कि A to B या फिर D is read इंडिकेशन फ्रॉम लिमिट A to लिमिट D ऑफ या फिर dx, ठीक, या लिमिट को हटा सकते हैं, डायरेक्ट हम ये बोल सकते हैं कि इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B ऑफ एफ एक्स डी एक्स। एफ एक्स डी एक्स को हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, A टू B, हमेशा लोअर लिमिट, उसके बाद फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट करते हैं। तो अब आते हैं कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ने के लिए, ठीक है, आप सबका क्या करते हैं कि पहला चीज डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इंटीग्रेशन, दोनों चीज बहुत अच्छे से आने चाहिए। अगर दोनों चीज बहुत अच्छे से आते हैं कि कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं और कैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्या है कि बहुत ही सिंपल हो जाएगा। और लगभग ये समझो कि अगर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर आ गया तो ये समझो कि 60% सिलेबस, क्योंकि जो 60% जो सिलेबस है इसका, ये सिंपली बेस्ड है हमारा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। तो इसलिए अभी आप लोगों के पास लगभग 1 महीने का टाइम है, ठीक है, तो कम से कम अपना जो भी क्या कहते हैं डाउट्स है डिफरेंशिएशन में, ठीक है, उसको क्लियर कर लो, ठीक है, और इंटीग्रेशन हम यहाँ पे बता ही रहे हैं, ठीक है, तो इसमें भी अगर कोई दिक्कत होगा तो बताना, ठीक है, और भी अगर कोई पढ़ाएगा, ठीक है, क्लास में पढ़ाएगा स्टार्टिंग से, तो वो इंटीग्रेशन से स्टार्ट करेगा। तो देखो यहाँ कि प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल। देखो भाई क्या कि जो पहला इसका यूनिट है, ठीक है, ये पूरे क्या कहते हैं इंटीग्रेशन है, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस करके नाम ही है इसका, ठीक है, पहले यूनिट का, इसमें पूरा इंटीग्रेशन भरा हुआ है, ठीक है, और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें बताया था जब सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो हमको डिफरेंशिएशन की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमको मिल गया इसका एप्लीकेशन, ये यूज मिल गया। दूसरा चीज हम जब क्या करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन में भी हमको क्या इसकी जरूरत होती है, मतलब कि जो हमारी क्या कहते हैं 4th यूनिट है, 4th यूनिट पूरी हमारी क्या है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और बहुत ही अच्छा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, फास्ट काम कर सकते हैं, वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। और जो हमारी 5th यूनिट होती है, 5th यूनिट में अगर हम क्या करते हैं कि ओनली वन प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद, ठीक है, पूरी उसके बाद जो भी हमारी यूनिट बचती है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकाल दे और जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पार्ट है, ठीक है, अगर उसको निकाल दें तो जो भी सिलेबस बचेगा उसका 5th यूनिट का, ठीक है, वो पूरा का पूरा बेस्ड हमारा किस पे है, इंटीग्रेशन पे है, ठीक है, और डिफरेंशिएशन पे भी है, क्योंकि जो हमारा लेप्लास चलता है उसमें 2 आता है, लेप्लास आता है, फोरियर आता है। तो फोरियर पूरा हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे चलता है, और लेप्लास भी हमारा क्या है कि कुछ उसके रूल हमारे इंटीग्रेशन में चलते हैं और कुछ रूल उसको क्या है डिफरेंशिएशन पे चलते हैं, तो इसलिए जरूरी है। और जब वेक्टर में पढ़ो, जब वेक्टर में आओगे तो वेक्टर में कल डाइवर्जेंस,
और ग्रेडियंट, ठीक है, ये 3 चीजें हैं, ठीक है। इन 3 चीजों को निकालने के लिए हमको क्या करना, वहाँ पे डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है। इसको बढ़िया से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कहीं से पढ़ लो, ठीक है, जैसे कॉलेज खुलने के बाद कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। तो अगर लेट f x dx इज इक्वल टू f x प्लस, ठीक, ये हमारे पास कोई इंटीग्रेशन करना था, f x dx इज इक्वल टू कितना हो गया, f x प्लस c आएगा ये, क्योंकि हमारे पास इंडेफिनिट इंटीग्रल है। अगर इसमें अगर लिमिट पुट कर दें तो इसकी वैल्यू अभी हम देखें तो कितना आ गया था, इज इक्वल टू एफ पी माइनस। इसमें पहले प्रॉपर्टी बना सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी यह है कि अगर हमारे पास लिमिट a टू b एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी बहुत ही सिंपल है। पहली प्रॉपर्टी हमारी यह कहती है कि जो हमारे यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल को हम चेंज कर दें, ठीक है। इस वेरिएबल को क्या करते हैं, एफ टी कर देते हैं, और डिफरेंशिएशन भी क्या करते हैं, टी के टर्म में कर लेते हैं। तो भी a टू b के बीच में हमारी जो लिमिट आएगी, ठीक है, तो इन दोनों का जो हमारा इंटीग्रल होगा, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, सेम होंगे। दूसरी प्रॉपर्टी आती है कि a टू b एफ डी एक्स, ठीक है। इसमें अगर हम क्या करते हैं कि जो हमारी अपर लिमिट है, अपर लिमिट को लोअर लिमिट करना चाहते हैं, और लोअर लिमिट को क्या करना चाहते हैं, अपर लिमिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि अगर हम अपर लोअर लिमिट को अपर लिमिट कर दे रहे हैं और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर दे रहे हैं, कहने मतलब बी टू ए एफ एक्स डी एक्स कर देते हैं, तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे आगे क्या आ जाता है, माइनस साइन आ जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कभी हम क्या करते हैं डिफिनिट इंटीग्रल में लोअर लिमिट को अपर लिमिट बनाते हैं और अपर लिमिट को लोअर लिमिट कर लेते हैं, तो वह हमारा क्या होता है, माइनस साइन से क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है थर्ड प्रॉपर्टी कि थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर सपोज करो कि हम क्या कर रहे हैं कि इंडिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, ए टू बी हमको क्या मिल रहा है कि इंडिकेशन मिल रहा है ए टू बी हम इंडिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं कि बीच में पार्ट वाइज ब्रेकर कर सकते हैं। मान लो बीच में अगर हमको कोई एक वैल्यू हमको सी भी मिल गया, ठीक है, पहले ए टू सी हम क्या करते हैं कि इंटीग्रल सॉल्व कर लें, फिर सी टू बी सॉल्व कर लें, ठीक है, और दोनों को ऐड करा दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ए टू बी ही होगा। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर क्या है कि ए टू बी अगर हम क्या कर रहे हैं कि इंटीग्रल निकाल रहे हैं, और इन दोनों के बीच में एक लिमिट अगर हमको सी मिल जाता है, तो पहले अगर हम ए टू सी निकाल लें, और फिर अगर हम क्या कर लें, सी टू बी निकाल लें, और इन दोनों को अगर ऐड करा देते हैं, तो ये हमारा इसके क्या होता है, बराबर हो जाता है। और जनरली हम यह कर सकते हैं कि अगर इसके बीच में हमको C1, C2, C3, C4, C5, सपोज करो CN, अगर इस तरह हमको मिल गया, तो इसको हम कर सकते हैं पहले A2 C1, फिर C2 C2, ठीक है, C2 C3, C3 C4, ठीक है, पूरा इंटीग्रल निकाल के ऐड करा देंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, A टू B के लिखेंगे। तो मतलब कि इन जनरल A टू B, हाँ, बस इतना याद होना चाहिए कि जो हमारा C होना चाहिए, या जो हमारी इसकी अपर लिमिट है और जो हमारी लोअर लिमिट है, इन दोनों के बीच में क्या होनी चाहिए, लाई करनी चाहिए। A टू B या फिर dx इज इक्वल टू A टू B सॉरी A टू C1 या फिर dx प्लस C1 टू C2 या फिर dx प्लस C2 C3 या फिर dx प्लस CNB
या फिर डी। ठीक है, अब ये सब जो रूल बता रहे हैं, ठीक है, इसका एप्लीकेशन मालूम पड़ेगा कि ऐसा कब होता है। ठीक है, जब हम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और या वॉल्यूम निकालने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे बताएंगे कि इस तरह मतलब कि इसका एप्लीकेशन यूज हुआ है। ठीक है, तब हम जाके एरिया और वॉल्यूम को प्रॉब्लम को इससे हम सॉल्व कर पाएंगे। अगली प्रॉपर्टी आती है कि फोर्थ प्रॉपर्टी है कि 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसको हम कर सकते हैं 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, हम इसको क्या कर सकते हैं कि अगर 0 to a लिमिट है एफ एक्स डी एक्स है, तो एक्स को हम ए माइनस एक्स से हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करा सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी यह है कि अगर हमारी लिमिट क्या है, माइनस ए टू ए के बीच में है या फिर डी एक्स इज इक्वल, ये हमारी वैल्यू 0 भी होती है और ये हमारी वैल्यू क्या होती है 0 to a या फिर डी एक्स होती है। ठीक है, अभी हमको देखना है कि कब वैल्यू हमारी 0 होती है, अब कब वैल्यू हमारी क्या होती है, इसकी इक्वल होती है। 0 होती है इफ अगर एफ एक्स अगर हमारा क्या हो जाता है कि ऑड फंक्शन हो जाता है। ठीक है, तब हमारी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ठीक है, और दूसरा क्या है, इफ फिर अगर फंक्शन अगर हमारा क्या हो जाता है, इवन फंक्शन हो जाता है, मतलब इफ एफ एक्स इज एन इवन। ठीक, अब यहाँ बात आती है कि ऑड फंक्शन क्या हो जाता है और इवन फंक्शन क्या होता है। तो देखते हैं, ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। पहला आता है हमारे पास इवन फंक्शन, सपोज हम लेते हैं। ठीक, तो अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड इवन फंक्शन। इवन फंक्शन इफ एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स गिवन है, ठीक है, अगर उसमें से क्या करते हैं, एक्स को अगर माइनस एक्स के एक्स से अगर रिप्लेस करा देते हैं, तो अगर दोनों फंक्शन अगर हमारे इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसे फंक्शन क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर गिवन है, तो अगर यहाँ पे अगर हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस कराते हैं और यहाँ भी x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस कराते हैं, तो हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के बराबर आया, और एक्स स्क्वायर के बराबर आया तो मतलब कि ये हमारा किसके बराबर है, एफ एक्स के बराबर है। कहने का मतलब है कि हम चाहे माइनस एक्स रखें और चाहे एक्स रखें, दोनों केस में हमारी वैल्यू क्या होती है, फंक्शन की सेम आती है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, पहला डेफिनेशन हो गया, सॉरी पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू अगर हम साइन एक्स ले लेते हैं, अगर यहाँ पे अगर हम रिप्लेस कराते हैं, सॉरी एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स ले लेते हैं, तो एफ माइनस एक्स कराते हैं तो कॉस माइनस एक्स, और सभी जानते हैं कि माइनस है तो ये हमारा किसके बराबर होता है, कॉस एक्स के बराबर होता है। तो मतलब क्या हो गया, एफ एक्स ही हो गया। तो यहाँ पे देखो कोई अंतर नहीं हुआ, चाहे माइनस एक्स रखें और चाहे एक्स रखें। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं। दूसरा आता है हमारे पास ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन of function f(x) is called a function f(x) is called and odd function
odd function if function f(x) is called an odd function if f minus x is equal to माइनस। जैसा एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर f(x) इज इक्वल टू सपोज करो कि अगर हम x क्यूब ले लेते हैं, ठीक है, इसको माइनस से रिप्लेस कराते हैं माइनस एक्स, तो यहाँ भी क्या हो जाता है x माइनस से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये हमारे किसके बराबर हो गया माइनस एक्स क्यूब, और ये माइनस इसको क्या ले सकते हैं f(x), तो यहाँ पे देखो f माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया माइनस f(x) आ गया, इससे हमारा क्या हो गया ऑड फंक्शन हो गया। दूसरा में ले सकते हैं f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स ले सकते हैं, तो रिप्लेस करा देते हैं, तो यहाँ पे साइन माइनस एक्स, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस साइन एक्स, और ये हमारे किसके बराबर है माइनस एफ एक्स, तो कितना हो गया माइनस देखो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स, तो मतलब ये भी हमारा क्या है ऑड फंक्शन है। तो समझ में आया होगा इवन फंक्शन क्या हो जाता है और ऑड फंक्शन क्या होता है। तो सिंपली यही है कि अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू अगर एफ एक्स के बराबर है, और एफ अगर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स के बराबर है, मतलब कि अगर कोई भी फंक्शन अगर एफ एक्स गिवन है, तो अगर उसमें क्या कर देते हैं माइनस एक्स रिप्लेस करा देते हैं एक्स को फंक्शन से, अगर ये कंडीशन मिलता है तो इवन फंक्शन होता है, और ये कंडीशन मिलता है तो हमारा क्या हो जाता है ऑड फंक्शन हो जाता है। तो ऐसे कर सकते हैं। तो ध्यान देना प्रॉपर्टी तो हम बता रहे हैं, ठीक है, इन सब चीजों को थोड़ा सा एनालाइज करना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जीरो, ठीक है, एक फंक्शन लो या एफ लो, उसको ऑड फंक्शन लो, ठीक है, तो ऑड फंक्शन में एफ कुछ रखो, एक्स क्यूब रखो, ठीक है, एक्स 5 रखो, एक्स रखो, देखो जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, जीरो आएगा। तो अगर ऐसे एनालाइज करो तो हमको लगता है कि ये सब जो प्रॉपर्टी है याद करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, और बहुत ही सिंपल हो जाएगा प्रॉपर्टी, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, 12th के स्टूडेंट क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी याद करते हैं, ठीक है, याद करने की कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, अगर याद करते हो तो बाद में भूल जाओगे, इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है। इसके लिए एग्जाम्पल यूज करो कि आखिर जो ये प्रॉपर्टी बताया गया है सही है कि नहीं सही है, ठीक है, इससे अच्छे कॉन्सेप्ट बनेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है, क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, और प्रॉपर्टी भी समझ में आ जाएगी। तो एक और है फिर 6 प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 यह है कि 0 to 2a f(x) dx इज इक्वल टू, ये हमारा होता है, ठीक है, 2 को अगर हम बाहर लाना चाहते हैं तो a, और इसको लिख सकते हैं f(x) dx, ठीक। और दूसरा हमारे पास क्या आता है 0 आता है, किस कंडीशन में आता है कि if 2a minus x is equal to f(x) और if 2a minus x is equal to माइनस, अगर ये दो कंडीशन अगर हमको मिलते हैं कि इसको अगर हम क्या करते हैं 2a minus x से अगर रिप्लेस करा लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी हमारे पास, तो अगर ये हमारा f(x) के बराबर होता है, ठीक है, तब तो हमको इतना मिलता है, और जब माइनस आता है तब क्या मिलता है हमको
0 मिलता है। तो ये हमारे पास क्या है कि ये 7 प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसका हम यूज करके बहुत ही आसानी से क्या करते हैं कि डिफरेंट इंटीग्रल को हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगर इसको याद नहीं करते हो, ठीक है, प्रॉपर्टी नहीं यूज करते हो, ठीक है, तो भी क्या है कि डिफरेंट इंटीग्रल को क्या 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 कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन वही है कि ऐसे सॉल्व करने में क्या हो जाएगा कि बहुत ही प्रॉब्लम होगी, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि जहाँ पे हम क्या कर देते हैं कि प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो 4 लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, और प्रॉपर्टी नहीं यूज करते हैं तो 2-4 पन्ने लग जाते हैं, ठीक है, 2-4 घंटे लग जाते हैं इसको सॉल्व करने में। तो इसलिए प्रॉपर्टी को बढ़िया से तैयार करो, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, ठीक है, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक है, तब जाके प्रॉपर्टी समझ में आएगी। तो